नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का यूथ कंपटीशन 1 लाख जीएस में जियोग्राफी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 में दिया गया है प्राकृतिक आपदा। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें दिया गया है कि आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह कम समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जनमानस का नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदा को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? 3 वर्गों में, जैसे भौमिक आपदा, जलीय आपदा, मौसम संबंधी आपदा। आपदा के प्रकार तो इसमें दिया गया है, एक तरफ दिया गया है प्राकृतिक आपदा है और एक तरफ दिया गया है मानवीय आपदा है। इसमें जैसे प्राकृतिक आपदा में है बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, भूस्खलन है, हिमस्खलन है, शीतलहर है, सूखा, ज्वालामुखी, चक्रवात, बादल फटना, ओलावृष्टि, ग्रीष्मलहर है। मानवीय आपदा में रासायनिक आपदा है, औद्योगिक आपदा है, रेल दुर्घटनाएं हैं, नागरिक विमान दुर्घटनाएं हैं, तेल रिसाव हैं, यानी कि ऑयल स्पिल्स हैं, जो कि तेल के टैंकर जो होते हैं उसमें से रिसाव होता है। खानों में आपदाएं। इसके बाद दिया गया है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की तीसरी रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन को संकट प्रबंधन के नाम से भी दर्शाया गया है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? लातूर, महाराष्ट्र में की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है? तो 1990 के दशक को। इसके बाद जो जो पहली आपदा दी गई है एकदम डिटेल वाइज, तो उसमें है पहली भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक। तो भूकंप भूपटल या भूपर्पटी का आकस्मिक कंपन है, इसका पहले से कोई संकेत भी प्राप्त नहीं होता है, जिससे इसकी भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है। आगे दिए गए भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि देखी जाती है? रेडान गैस की। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सम भूकंपी रेखा, यानी कि आइसोसिस्मल लाइन। वह बिंदु जहां पर भूकंपी तरंगे जो है सबसे पहले पहुंचती हैं क्या कहलाता है? अधिकेंद्र, यानी एपी सेंटर, यानी कि ये जो है पृथ्वी की सतह पर होता है। वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? भूकंप मूल, यानी उद्गम केंद्र, यानी कि फोकस। जो पृथ्वी के अंदर जो जहाँ पर मिंटल्स जहाँ इसकी उत्पत्ति होती है उसको जो है भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। भारत में पहली भूकंपी वेधशाला कब और कहाँ स्थापित की गई? तो अलीपुर, कलकत्ता, 1898 में। भारत की प्रथम भूकंपी चेतावनी प्रणाली कब और कहाँ स्थापित की गई? देहरादून, 2015 में। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भूकंप तीव्रता की मर्केली पैमाने पर कितने अंक होते हैं? तो 1 से 12 तक होते हैं। रिक्टर पैमाना भूकंप के किस आयाम का मापन करता है? तो परिमाण का करता है। भूकंप की दृष्टि से भारत के 2 अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक हिमालयी क्षेत्र है, एक हो गया कच्छ का क्षेत्र हो गया। भारत में भूकंप जोनों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 4 है। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जैसे छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप और गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। इसके बाद है कि छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप की गहराई कितनी होती है? 0 से 50 किलोमीटर तक। और मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप की गहराई कितनी होती है? तो 50 से 250 किलोमीटर तक। इसके बाद है कि गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप की गहराई कितनी होती है? 250 से 700 किलोमीटर तक। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने भूकंप जोन के क्षेत्र आते हैं? 3 हैं, जैसे जोन 2, 3 और 4, यानी कि जो 2, 3, 4 जोन है, ये 3 जोन है जो ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। यहाँ पर भारत का मानचित्र दिए गए हैं, तो इसमें है कि भूकंप संभावित क्षेत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे क्षेत्र दिए गए हैं, यहाँ पर एक वो भी दिए गए हैं, संकेत भी दिएगा। संकेत भी दिया गया है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 तक दिए गए हैं। तो 5 में कौन आता है? 5 में जैसे यहाँ पर ये हो गया दक्कन का जो क्षेत्र है, यानी जो पठारी क्षेत्र है, जैसे मालवा क्षेत्र हो गया, दक्कन का क्षेत्र हो गया,
छोटा नागपुर का क्षेत्र हो गया, ये जो है भूकंप जोन 5 में आता है, यानी कि अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में आता है। इसके बाद जो भूकंप जोन 6 है, उसको जो है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र कहा गया है, ये आता है, ये क्षेत्र आता है। यानी कि इसमें क्या है कि ये जो पठारी भाग है दक्कन का, उसके जो किनारे किनारे का भाग है। इसके बाद है 7वां जोन आता है जो मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये 7 में आता है, ये 5 में आता है, ये 6 में आता है, ये 7 में आता है। जो 7 नंबर का है वो है मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। 8 नंबर कौन है? 8 नंबर जो है ये जो हिमालय है ना, इसकी हिमालय हिमालय जो किनारे किनारे का तलहटी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर पाया जाता है। इसका मेन जो है क्षेत्र जो है शिवालिक की पहाड़ी में आता है, देखा जाए तो शिवालिक की पहाड़ी तक आता है। थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र जो है मध्य हिमालय तक भी आता है। ये कौन सा है? 8 नंबर का है। 9 नंबर जो क्षेत्र है ये अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है, जिसमें ये आ गया 9 नंबर में। ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र, ये जो है कच्छ का क्षेत्र हो गया, ये जो है ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर है। तो कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पर ये पाया जाता है, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये मानचित्र दिए गए हैं। आगे देखते हैं। दिया गया है कि भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पी या प्राथमिक तरंगे, यस या द्वितीयक तरंगे, एल या धात्विक तरंगे। प्राथमिक तरंगे यानी पी क्या है? तो ये जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो प्राथमिक तरंगे पी किन माध्यमों में गमन कर सकती हैं? तीनों माध्यमों, जैसे ठोस, द्रव, ठोस एवं गैस में। द्वितीय तरंगे ये क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। द्वितीय तरंगे ये किन माध्यमों में गमन कर सकती है? केवल ठोस माध्यम में, ये जो है द्रव में गमन नहीं कर सकती है। धरातली या एल तरंगों की खोज किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? तो एच.डी. लब द्वारा। इसीलिए क्या क्या इसको जो है लब वेव भी कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर भ्रमण करने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? एल तरंग है। सबसे कम गति किंतु सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग कौन सी है? एल तरंग होती है। ये जो है सर्वाधिक विनाशकारी होती है। इसके बाद दिया गया है रिक्टर स्केल दिया गया है और मर्केली स्केल दिया गया है। जो भूकंप की जो तीव्रता जो नापा जाता है उसमें 2 स्केल होते हैं, एक रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। तो दोनों दिए गए हैं। रिक्टर स्केल में दिया गया है कि इसमें संख्याएं जो है 0 से 10 तक होती हैं। मर्केली में इसमें संख्याएं 1 से 12 तक होती हैं। इसमें मतलब आता है, ये कथन दे दिया जाता है और मतलब इसमें पूछा जाता है कौन सही है या कौन सा गलत है। तो रिक्टर स्केल में दिया गया है कि यह लघुगणकीय पैमाना है जिसमें प्रमाण में 1 अंक की वृद्धि होने पर तरंगों के आयाम पर 10 गुना वृद्धि होती है। एग्जाम में ये जो कथन है मर्केली स्केल में दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछेगा। मर्केली स्केल में क्या होता है कि यह समान रेखीय स्केल होता है, इसमें जैसे गुना वाइज नहीं होता है, 1 है 2 है 3 है 4 मतलब ऐसे चलता है, ऐसे गुना जैसे नहीं बढ़ता है। रिक्टर स्केल में है कि रिक्टर एक मात्रात्मक स्केल है, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। मर्केली स्केल में क्या है? ये जो है क्लोज एंडेड स्केल है। आगे दिए गया है कि रिक्टर स्केल पैमाने की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स रिक्टर ने की थी। मर्केली स्केल का विकासकर्ता कौन है? जी मर्केली। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति बढ़ते अंक के साथ कितनी ऊर्जा बढ़ती है? तो लगभग 32 गुना। परमाणु या रासायनिक विस्फोट से उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं? तो विस्फोटक भूकंप कहते हैं। बड़े बांधों के टूटने से उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं? तो बाढ़ जनित भूकंप या कृत्रिम भूकंप कहते हैं। खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं? तो कोलैप्स भूकंप। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी भूकंप। विवर्तनिकी क्रिया द्वारा उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं? सामान्य भूकंप या विवर्तनिक भूकंप। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो होमोसिस्मल लाइन। भारत में अधिकांश भूकंप कहाँ आते हैं? तो भ्रंशों के सहारे आते हैं। तो भारत में नहीं, ये विश्व में जितने भी जो जहाँ पर ज़्यादातर भूकंप आते हैं वो भ्रंश के सहारे ही आते हैं, जहाँ पर 2 प्लेटों का टकराव होता है। महासागरीय प्लेटों का वह भाग जहाँ छेपड़ के बाद भूकंप की उत्पत्ति, उसे क्या कहते हैं? तो बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। इसके बाद है सुनामी। जो प्राकृतिक आपदा हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद सुनामी है। तो सुनामी बंदरगाही लहरें किस भाषा का शब्द है? जापानी। तो सुनामी की जो जापान में अर्थ होता है ना, वो अर्थ ही होता है बंदरगाही लहरें। सुनामी कैसे उत्पन्न होती है? तो
भूकंप, जैसे भूकंप के वजह से भी होती है, और भूस्खलन के मलबे के जल में गिरने से भी होता है, और जल की सतह के नीचे भूस्खलन होने से। और इसमें है कि और ज्वालामुखी गतिविधि के कारण भी सुनामी की उत्पत्ति होती है, और उल्का पिंड के टकराने के कारण भी। आगे है कि सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति किस महासागर में होती है? प्रशांत महासागर में। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी से भारत में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन था? तो नागपट्टनम तमिलनाडु का था। आगे दिए गए प्राकृतिक संकट दिए गए, दूसरे तरफ एक चेतावनी जारी करने वाली केंद्रीय एजेंसी दिए गए। प्राकृतिक संकट में भूकंप है, तो इसकी जो केंद्रीय एजेंसी है भारत मौसम विज्ञान विभाग है। इसके बाद सुनामी जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। बाढ़ के लिए जो केंद्रीय एजेंसी है केंद्रीय जल आयोग है। सूखा के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। चक्रवात तो भारत मौसम विज्ञान विभाग है। हिमस्खलन के लिए हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान। भूस्खलन के लिए तो भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण। महामारी तो इसके लिए जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसके बाद एक विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। जापान में भूकंप और सुनामी के कारण किस परमाणु संयंत्र में विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी रिसाव हुआ था? तो फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में। रेडियोधर्मी रिसाव को मापने की क्या क्या कहलाती है? रेम्स कहलाती है। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। डार्ट यानी कि DART डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी क्या है? यह एक विशेष तकनीक है। क्या है? विशेष तकनीक है ये, जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगने के बाद उचित जगहों पर सही सूचना भेजी जाती है। डार्ट के प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं? तो जैसे सुनामी मीटर है, सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण है। इसके बाद है कि भूकंप जोनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। ये जो है भारत के विषय में दिए गए हैं। तो भूकंप जोन दिया गया है, राज्य क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्र कारक दिए गया है, और भूभाग दिए गए हैं। इसमें जो है भूकंप जोन जो 5 है, ये एक मतलब एक किस में आता है? तो उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य क्षेत्र आते हैं? जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, बिहार आता है। बिहार का कौन सा भाग? बिहार का वही भाग जो है ना शिवालिक से लगा हुआ है। बिहार का वही भाग जो मैदानी क्षेत्र नहीं। कच्छ का रण है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है। पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब जो है कि हिमालय में जो शामिल है। इसके बाद जो जोन है 4 नंबर जोन है। 4 नंबर में अवसंरचना क्षति उच्च जोखिम है। इसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र और शेष हिमालय मतलब शिवालिक का क्षेत्र जो है। उसके बाद है गुजरात के भाग आते हैं, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र आता है, सिक्किम आता है। और जो है जो 5 के अंतर्गत जो कारक है 0.36 है, इसके अंतर्गत जो भाग आते हैं 10.9% आते हैं। और जो जोन 4 है इसके अंतर्गत जो क्षेत्र कारक हैं 0.24 है। इसके अंतर्गत जो भूभाग आता है 17.3% आता है। इसके बाद है जोन 3 है। जोन 3 क्या होता है कि केवल मकान की क्षति हो जाती है। क्षेत्र हैं जैसे लक्षद्वीप हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशी क्षेत्र हो गया, लखनऊ हो गया, गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग हो गया। इसका कारक जो है 0.18 है। इसके अंतर्गत क्षेत्र आता है 30.4% आता है। इसके बाद जोन 2 है। जोन 2 में क्या होता है कि न्यूनतम क्षति होती है। पहले 1 और 2 जोन में बांटा गया था, लेकिन 1 और 2 को मिलाकर जो है 2 ही कर दिया गया है, ये दिया गया है। इसके अंदर जो क्षेत्र आता है प्रायद्वीप पठार का अधिकांश भाग कर्नाटक पठार सहित है। इसका कारक जो है 0.10 है। इसके अंतर्गत क्षेत्र आता है 41.4% आता है। नोट में दिए गए IS कोड के तहत क्षेत्र कारक प्रदान किया गया है। इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र की संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप कुरुति त्वरण का एक निश्चित प्रतिशत जो है क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। इसके बाद जो है प्राकृतिक आपदा में ज्वालामुखी है। इसमें एक ज्वालामुखी भूपर्पटी में एक क्षेत्र होता है जिससे पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित मैग्मा चैम्बर से गर्म लावा, गैसें, चट्टानें, ज्वालामुखी राख और भाप निकलते रहते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों, जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। लावा के आधार पर अम्लीयता एवं क्षारीयता पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 प्रकार में, जैसे पीलियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य, स्टाम्बोली तुल्य, हवाईयन तुल्य, विसुवियस तुल्य। सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन होता है? तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी को किसकी उपमा दी गई है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जैसे प्लेट सीमांत ज्वालामुखी और अंतः प्लेट ज्वालामुखी। यानी कि जो प्लेट के जो सीमा पर आते हैं, जहाँ पर दो प्लेट टकराती है, उसको कहते हैं प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। और अंतः प्लेट ज्वालामुखी मतलब जो है कि प्लेट ये किसी सीमांत जगह पर नहीं होता है, ये प्लेट के अंदर से ही, मतलब एक ही प्लेट के अंदर से जो ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो दो प्रकार के, जैसे शांत दरारे प्रकार का ज्वालामुखी और केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण निर्मित बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है? तो विषुवतीय तुल्य ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी का विस्फोट शांत तरीके से होता है एवं विस्फोट बहुत कम होता है? तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी। धुआंरा ज्वालामुखी की किस अवस्था के प्रतीक माने जाते हैं? अंतिम अवस्था में। गंधक युक्त धुआंरों को क्या कहते हैं? शोलतारा कहते हैं। 10,000 धुआंरों की घाटी किसे कहते हैं? तो कटमाई नेशनल पार्क को, ये कहाँ है? अलास्का में है 10,000 धुआं घाटी। व्हाइट द्वीप का धुआं कहाँ स्थित है? तो प्लेंटी की खाड़ी न्यूजीलैंड में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप। नारकोंडम किस प्रकृति का ज्वालामुखी? तो सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। भारत के प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? धारवाड़ युग में। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति किस युग के दरारी उद्भेदन के कारण हुई थी? तो क्रिटेशियस युग में हुई थी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? टर्सरी युग में। यहाँ दिए गए भारत के ज्वालामुखियों की सूची दी गई, तरफ ज्वालामुखी के नाम दिए गए, तरफ राज्य दिए गए हैं। तो बैरन द्वीप जो है ये सक्रिय है, कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में। नारकोंडम विलुप्त हो गया है अब अंडमान द्वीप समूह में। बारातांग विलुप्त हो गया है अंडमान द्वीप समूह में। दक्कन ट्रैप विलुप्त हो गया है महाराष्ट्र में। धीनोतर पहाड़ी विलुप्त हो गई है गुजरात में। घोसी पहाड़ी किसको कही गई किताब में जो है घोसी का, घोसी पहाड़ी मतलब इसका नाम मिलता है, ये जो है विलुप्त हो चुका है, इसमें हरियाणा मिलता है। इसके बाद प्राकृतिक आपदा में है बाढ़। इसमें है कि बाढ़ किसी नदी के मार्ग के आसपास झील, ताल, बड़े जल भंडार या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में उच्च जल स्तर की स्थिति है, जिसके कारण भूमि जल प्लावित हो जाती है। भारत बाढ़ के प्रति अत्यधिक सुवेद है, यानी कि यहाँ पर जो है बाढ़ जो है बहुत ज़्यादा आती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ के अंतर्गत आता है? तो 40 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है कि भारतीय भूवैज्ञानिक जीएसआई के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत जो है क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो 12.5%। गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1972 में पटना में। भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो वर्ष 1964 में। इसके बाद यहाँ पर मानचित्र दिया गया है कि बाढ़ संभावित क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे संकेत दिया गया है, संकेत में है कि ये जो क्षेत्र है इसकी जो मार्किंग की गई मानचित्र में बाढ़ संभावित क्षेत्र है। तो बाढ़ संभावित जो ज़्यादातर जो क्षेत्र है ना ये मैदानी क्षेत्र में है। जैसे यहाँ पर हो गया उत्तर भारत मैदानी होगा, ये जो है बाढ़ संभावित क्षेत्र है। यहाँ पर जो है सतलज का मैदान जो है ब्यास नदी के मिलने से यहाँ पर बनता है, जो पंजाब हरियाणा का मैदान है, यहाँ पर भी बाढ़ बहुत आती है। इसके बाद यहाँ पर सारण नदी हो गई और माही नदी के बीच में आता है, यहाँ पर जो मैदान है यहाँ पर होता है। उसके बाद जो ज़्यादा बाढ़ आता है ये असम में आता है। असम का जो मैदान है ब्रह्मपुत्र घाटी, यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। इसके बाद थोड़ा बहुत बाढ़ यहाँ पर भी आ जाता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं दामोदर घाटी, दामोदर नदी जहाँ अपनी मुहाना बनाती है वहाँ पर भी बाढ़ आता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई है? तो वर्ष 1976 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पूर्वी क्षेत्र। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा? बिहार है। यहाँ की जो नदी है ना कोसी नदी, उसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, क्योंकि कोसी नदी क्या है कि ये मतलब हिमालय की नदी है और वहाँ पर जो है नेपाल से मतलब जो है जब वहाँ पर जैसे बादल फटने की घटना होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ से सीधा पानी जो है बिहार में आता है। और कोसी नदी जो है क्या है कि उसके कारण जो क्षति होती है, क्षति ज़्यादा होने का जो कारण है कि वो अपना मार्ग बदल देती है। इससे जो है
ज़्यादा जो है नुकसान होता है। आगे दिए गए पिछले कुछ दशकों से उत्तर भारत के मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बनने के क्या कारण, तो गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। गंगा बेसिन के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। आगे दिए गए ब्रह्मपुत्र बेसिन के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। लौटते मानसून दौरान नवंबर से जनवरी के मध्य किस राज्य में बाढ़ की प्रबल संभावना होती है, तमिलनाडु में। इसके बाद जो प्राकृतिक आपदा है चक्रवात है यानी साइक्लोन। इसमें कि चक्रवात जो है निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं एवं केंद्र से बाहर की तरफ वायुदाब बढ़ता जाता है, जिस कारण परिध से केंद्र की ओर हवाएं तीव्र गति से चलने लगती हैं। चक्रवात के दौरान हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के समान होती है। यहाँ पर मानचित्र दिया गया है, मानचित्र में दिया गया है कि वायु तथा चक्रवात आपदा क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, जिसे यहाँ पर संकेत दिया गया है, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है। यहाँ पर जो है वायु का जो वेग होता है वो 34 मीटर जो है प्रति सेकंड की दर से वायु चलती है। इसके बाद ये पहला क्षेत्र होगा। दूसरा क्षेत्र होगा ये मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। यहाँ पर जो है वायु का जो वेग होता है ना 39 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। तीसरा क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, मध्यम क्षति क्षेत्र है ये। यहाँ पर जो है वायु की गति जो है 44 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। इसके बाद चौथा क्षेत्र जो है ये है, चौथा क्षेत्र यहाँ है। इसमें क्या है कि अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र वाला है। यहाँ पर वायु गति जो है 47 मीटर जो है पर सेकंड की दर से चलती है। इसके बाद अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र वाला जो है ये है 5वें नंबर पर। यहाँ पर जो है कच्छ क्षेत्र में है और यहाँ पर जो है ये जो पूर्वी घाट का मैदान है यहाँ पर ये क्योंकि बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर जो है अति अधिक जोखिम क्षेत्र होता है। वायु की गति जो होती है 50 मीटर प्रति सेकंड की दर से यहाँ पर चलती है, जो कि विनाशकारी होती है। इसके बाद है कि अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है, ये है जो है कि 6वां नंबर का क्षेत्र है। यहाँ पर जो वायु गति है 55 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ की जो हवाएं हैं यानी कि जो चक्रवात है वो बहुत विनाशकारी होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा मानचित्र को। आगे हम लोग देखते हैं अवस्थिति के आधार पर चक्रवातों को कितने प्रकारों में विभक्त किया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक दशाएं दिए गए हैं। तो इसमें है कि बृहद समुद्री सतह का तापमान जो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। गर्म एवं आर्द्र वायु का निरंतर आरोहण होना चाहिए, यानी कि जो हवाएं हैं वो सागर तल से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। समुद्री सतह पर निम्न वायुदाब का विकास इसी वजह से होता ही है क्योंकि जो गर्म हवा होती है ना ऊपर उठ जाती है। प्रति चक्रवाती दशाओं का होना, कोरियालिस बल की उपस्थिति। आगे दिए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर में किस समय आते हैं, तो मई, जून एवं अक्टूबर, नवंबर में। चक्रवातों के विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो है हरिकेन कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागरीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बिली कहा जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में इसको टॉर्नेडो कहते हैं। भारत में चक्रवात संबंधी जानकारी किस उपग्रह से जुटाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ दिया गया था जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो जो भारत में चक्रवात संबंधी जानकारी के उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं मेन। कौन कौन से, जैसे ईओस हो गया, ईओस 06 है ये, और एक दूसरा उपग्रह है इनसैट 3DR है, इनसैट 3DR है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे दिए गए कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है, तो तूफानी मौसम का होना।
बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले चक्रवात सामान्यतः किस माह में अधिक आते हैं? तो अक्टूबर नवंबर माह में। हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश तट। भारत के चक्रवात संभावित क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित जिले कितने हैं? तो लगभग 84 तटीय जिले हैं, जिसमें से 13 तटीय राज्य क्षेत्र जो है केंद्र शासित प्रदेश में है। और तूफान की आग का क्या अर्थ है? तो इसका संबंध उष्णकटिबंधीय चक्रवात से है, जिसमें चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायु दाब और मेघ रहित क्रोड होता है, जिसमें वायु दाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब तटों से टकराते हैं तो समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठ जाता है, जिसे कहा जाता है तूफान माहौल में। साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है हरिकेन। फुजीटा स्केल फुजीटा स्केल जो है ये टॉर्नेडो को मापने में किया जाता है। कुछ किलोमीटर के दायरे के भीतर अचानक मूसलाधार वर्षा का होना बादल का फटना कहलाता है। बादल फटने से होने वाली वर्षा सामान्यतः 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। बादल फटने की घटना के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश एवं अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसके बाद जो है प्राकृतिक आपदा है सूखा है। सूखा में है कि सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाती है। यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है। मानचित्र में है संकेत दिए गए, जैसे जोन 1 दिया गया है, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है सूखा से। उसके बाद दूसरा जो गंभीर है, तीसरा सामान्य है और चौथा जो सूखा रहित क्षेत्र है। सूखा रहित क्षेत्र मतलब ये जो है, ये जो पूर्व का मैदान दिया गया है, जैसे मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र हो गया, उसके बाद उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, उसके बाद जो है दक्षिणी बिहार का क्षेत्र हो गया, तेलंगाना का जो उत्तरी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो है सूखा जैसी आपदा का अनुभव नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया। और जोन 1 जो है, जोन 1 में जो है अत्यधिक सूखा आता है। ज़्यादातर यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्र है ये, और गुजरात का भी क्षेत्र है जहाँ पर कच्छ का रण है। जोन 2 में आता है गंभीर, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है मालवा क्षेत्र है, उसके बाद दक्कन का भी क्षेत्र है। दक्कन का क्षेत्र में जैसे तेलंगाना का क्षेत्र आता है इसमें। जोन 3 है जो है सामान्य का है। सामान्य जैसे कुछ क्षेत्र हो गया जो है दक्षिणी उत्तर भारत के मैदान पर जो है दक्षिणी भाग आता है। इसमें जो है बुंदेलखंड आता है, बघेलखंड आता है, और जैसे मालवा का उत्तरी भाग आता है। ये सब क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो है थोड़ा बहुत यहाँ से गुजरात का दक्षिणी भाग हो गया, महाराष्ट्र क्षेत्र हो गया, कर्नाटक का उत्तरी भाग आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है नीलगिरी क्षेत्र हो गया। यहाँ पर जो है सूखा जो है बहुत सामान्य होता है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25 से 50% वर्षा की कमी होने पर मध्यम सूखा, किसी क्षेत्र में सामान्य से 50% से अधिक वर्षा की कमी होने पर भयंकर सूखा होता है। सूखा के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, जैसे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, दूसरा है जल विज्ञान संबंधी सूखा, और तीसरा है कि कृषि या मृदा सूखा। इसमें क्या है ना, जैसे अगर मौसम विज्ञान के अनुसार अगर मतलब जितना क्षेत्र बांटा गया है कि यहाँ पर इतना वर्षा होती है, यहाँ पर इतना वर्षा इस जो है मौसम में होती है, तो अगर उस हिसाब से वर्षा नहीं होती है तो उसको कहते हैं मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। और दूसरा जो है जल विज्ञान संबंधी सूखा। यहाँ पर जहाँ पर जैसे यहाँ पर इतना जल पाया जाता है, पानी पीने की मतलब यहाँ तक समस्या होती है, तो अगर उस हिसाब से वहाँ पर जल में कमी आती है तो उसको जल विज्ञान संबंधी सूखा कहा जाता है। और कृषि या मृदा सूखा इसमें है कि जैसे कृषि कार्य हेतु अगर पानी की कमी हो जाती है, जहाँ पर कृषि में जितना पानी की आवश्यकता होती है उस हिसाब से अगर वहाँ पर जल की कमी होती है तो वहाँ पर उसको कहते हैं कृषि या मृदा सूखा। सूखे की समस्या को हल करने के लिए वर्ष 1973-74 में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो सूखा अनावृष्टि प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की। मरुभूमि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शुरू की गई योजना कौन सा है? मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में। उष्ण मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम पर केंद्र राज्य सरकारों के खर्च का अनुपात है 75:25। और शीत मरुस्थल विकास पर खर्च होने वाला राशि में केंद्र राज्य का अनुपात क्या है? तो ये जो है 100% जो है ये जो है पूर्णतः जो है केंद्र द्वारा खर्च किया जाता है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कितने जिले और विकास खंडों को शामिल किया गया? तो
43 जिलों के 972 विकास खंडों। पश्चिमी घाट के वृक्ष छाया क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो जलगांव महाराष्ट्र से चित्तूर आंध्र प्रदेश तक लगभग 300 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। उसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 3.7 लाख वर्ग किलोमीटर तक। उत्तर प्रदेश में प्रमुख सूखा प्रवण क्षेत्र कौन सा है? तो मिर्जापुर का पठार है, जिसको ये जो है बघेल खंड के क्षेत्र में आता है ये। आईएमओ ने खराब मानसून को दर्शाने के लिए सूखा ड्राफ्ट शब्द के स्थान पर किस नए शब्द के प्रयोग की घोषणा की है? न्यूनता यानी कि डिफिशियंट की। आईएमओ कितने प्रकार के सूखा को चिन्हित करता है? 5 प्रकार के। यहाँ देखिए सूखा सप्ताह, जब साप्ताहिक वर्षा की मात्रा सामान्य के आधे से भी कम हो, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर ये देखा जाता है। कृषि संबंधी सूखा, जब मध्य जून से सितंबर के दौरान निरंतर 4 सूखे सप्ताहों की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसके बाद है मौसमी सूखा, जब मौसमी वर्षा सामान्य से मानक विचलन की तुलना में कम हो। इसके बाद सूखा वर्ष, जब वार्षिक वर्षा जो है सामान्य से 20% या अधिक कम हो। गंभीर सूखा वर्ष, जब वार्षिक वर्षा सामान्य से 25 से 40% या और अधिक कम हो। इसके बाद है त्रिअकाल क्या होता है? तो जब सूखे कारण अन्न, चारा, पीने के लिए पानी कमी हो जाए तो इस स्थिति को त्रिअकाल कहते हैं। इसके बाद जो प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन है। भूस्खलन दिए गए भूस्खलन गुरुत्व के कारण ढाल के सहारे सैल, मिट्टी और वनस्पति का तेजी से होने वाला प्रवाह है। इसके कारणों में खनन, सड़क निर्माण, निर्वनीकरण, अति पशुचारण, भूकंप एवं तीव्र वर्षा प्रमुख है। इसके बाद दिए गए कि भारत के भूस्खलन सुभेद जोन दिए गए हैं। इसमें है कि अत्यधिक उच्च सुभेद जोन, इसमें एक हिमालय एवं अंडमान एवं निकोबार के सापेक्षिक रूप से युवा पर्वतीय श्रृंखला है। उसके बाद पश्चिमी घाट और नीलगिरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र, अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले पहाड़ी क्षेत्र। इसके बाद है उच्च सुभेद जोन, इसमें एक हिमालय क्षेत्र के सभी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य, असम के मैदानी क्षेत्र को छोड़कर। इसके बाद एक मध्यम एवं निम्न सुभेद जोन, इसमें एक लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति के बाद हिमालय क्षेत्र, अरावली के विषम लेकिन स्थिर उच्चावत एवं निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र, दक्कन पठार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खनन और भूमि धंसने के कारण भूस्खलन एक समान घटना है। इसके बाद अन्य जोन है जैसे विशेषकर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, करबी आंगलांग क्षेत्र। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्र भूस्खलन से सामान्यतः सुरक्षित माने जाते हैं। इसके बाद है कि हीट वेव की स्थिति सामान्यतः कब से कब तक उत्पन्न होती है? तो ये मार्च से जून माह तक, परंतु कभी कभी जो है जुलाई माह तक देखने को मिलती है। देश के किस हिस्से में अधिकतर हीट वेव की स्थितियां देखने को मिलती है? तो उत्तर पश्चिम भारत एवं उड़ीसा तथा देश के कुछ अन्य हिस्सों में। हीट वेव का निर्माण कैसे होता है? तो हीट वेव का जो निर्माण होता है तो जब किसी क्षेत्र के ऊपर दीर्घ काल तक उच्च दाब रहता है और उसके कारण शुष्क एवं गर्म वायु नीचे धरातल की ओर आती है, तब हीट वेव की परिघटना घटित होती है। भारत में हीट वेव के मानदंड क्या है? तो आईएमडी के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक न पहुंच जाए तो हीट वेव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी स्थान पर अधिकतम समान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम एवं उसके बराबर होने की स्थिति में और समान तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर हीट वेव की स्थिति होती है। समान तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर प्रचंड हीट वेव की स्थिति होती है। किसी स्थान का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की स्थिति में या वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या अधिक रहे तो हीट वेव की घोषणा की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में समान अधिकतम तापमान का संदर्भ नहीं लिया जाता है। इसके बाद है कि भारत की कुछ बड़ी औद्योगिक आपदाएं। इसमें है कि बॉम्बे डॉक्स विस्फोट 1944 में हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में, चार सालाना खान दुर्घटना 1975 में, जयपुर आयल डिपो अग्निकांड 2009 में, कोरबा में चिमनी की गिरना 2009 में, मायापुरी रेडियोलॉजिकल दुर्घटना 2010 में, ऊंचाहार में एनटीपीसी के के बॉयलर में विस्फोट 2017 में। वर्ष 2001 तक आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का दायित्व किस मंत्रालय के पास था? तो कृषि मंत्रालय के पास था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो सितंबर 2005 में कार्यकारी आदेश के माध्यम से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो दिसंबर 2005 में।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कितने स्तरों पर गठित किए गए हैं? तो 3 स्तरों पर, जैसे राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। समन्वय एवं अन्य कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? तो गृह सचिव करते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण किया गया? तो वर्ष 2009 में। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संस्थान जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संस्थान जो क्या है कि सार्क देशों के आपदा प्रबंधन के केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। कौन? आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बटालियन स्थापित है? गाजियाबाद में, वाराणसी में। आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को। 1989 में ये जो है प्रारंभ किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र ससाकावा अवार्ड किस क्षेत्र में किए गए बेहतर प्रयास के लिए दिया जाता है? तो आपदा न्यूनीकरण संबंधी बेहतर प्रयास के लिए व्यक्ति या संस्था को। योकोहामा रणनीति का संबंध किस क्षेत्र से? आपदा के प्रबंधन से। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। ह्यूगो रणनीति फ्रेमवर्क का संबंध किससे? तो आपदा न्यूनीकरण से। सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने का कार्यकाल कब से कब तक है? 2015 से 30 तक। सेंडाई फ्रेमवर्क को कब अपनाया गया? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में 2015 में। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों के योगदान को सम्मानित करने के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? संस्थान वर्ग में यानी कि किसी संस्था को दिया जाता है तो 51 लाख रुपए। अगर किसी व्यक्ति को दिए मतलब अकेले व्यक्ति को दिया जाता है व्यक्तिगत तौर पर 5 लाख रुपए। वर्ष 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किए गए? तो ये तो थोड़ा पुराना है लेकिन देख लेते हैं। संस्थान वर्ग में गुजरात को आपदा प्रबंधन स्थान जो संस्थान है गुजरात में उसको दिया गया था और व्यक्तिगत वर्ग में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिए गए थे। भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। चेरनोबिल दुर्घटना किस आपदा संबंधित है? परमाणु आपदा से। भारत के सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्यों में प्रमुख स्थान किसका है? उड़ीसा का है। यहाँ पर जो है चक्रवात ज्यादा आते हैं। कहाँ पर? उड़ीसा में। इसके बाद दिए गया है कि प्रमुख अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और दिए गए कहाँ कहाँ हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है जोधपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र जो है नई दिल्ली में है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है लातूर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। इस तरह जो है आपदा वाला चैप्टर जो है हम लोग समाप्त होता है। इसके बाद जो है भूगोल में ही दिए गए आर्थिक भूगोल दिए गए हैं। तो आर्थिक भूगोल जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको देखते रहिए।